हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए आरआरबी ओल्ड पेपर से रिलेटेड एक नई वीडियो जो कि होने वाली है 25 नंबर वीडियो होने वाली है। कौन सी होने वाली है? 25 नंबर क्लास होने वाली है आरआरबी से रिलेटेड। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए ओल्ड पेपर जो क्वेश्चंस है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको आपने नहीं लिया है, और साथ ही में आपने जो नर्सिंग बुकलेट हमारी है आरआरबी से रिलेटेड नर्सिंग स्पेशल की पॉइंट बुकलेट जो है उसको नहीं लिया है, तो आप जाकर ले सकते हैं। ठीक है, हमारे व्हाट्सअप जो है नंबर आपको दे रहा हूँ 9351609780 पर मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। और प्राइस जो रहने वाली है वो 250 रुपीज़ रहने वाली है। ऑफ़र प्राइस है, 99% डिस्काउंट अभी चल रहा है इस पर। वहाँ पर जाकर तमाम आप चीज़ें ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सभी चीज़ों का हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। 61 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, उसके बात करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स? फोर्स की एसआई यूनिट कौन सी होती है दोस्तों? तो आप सभी को पता है एसआई का मतलब क्या होता है। एसआई का मतलब होता ही है कि इंटरनेशनल, क्या इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, क्या इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट एसआई की फुल फॉर्म होती है। और फोर्स को किस एसआई यूनिट से नापा जाता है, मतलब व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। फोर्स की इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट क्या होती है, वही प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आरआरबी के अंदर ये पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, याद रखना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। यानी किसी फोर्स को, किसी दबाव को, फोर्स को नापा जाने वाला सिस्टम यूनिट कौन सा होता है? इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, वो होता है न्यूटन। क्या होता है कि न्यूटन क्या आता है, नापने फोर्स को नापने के लिए आप ऐसा यूनिट का सहारा लेते हैं न्यूटन का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन? इन सर्विस एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन होती है जो कि आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं ना, कंपनी के अंदर जाते हैं, किसी ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर दी जाने वाली एजुकेशन जो कि सिस्टम के अंदर काम करते हुए आपको सीखने को मिलती है, यानी कंपनी के अंदर ही आपको जो एजुकेशन दी जाती है, वो क्या कहती है? इन सर्विस एजुकेशन। यानी कि आपकी सर्विस जो है उसके अंदर दी जाने वाली इंफॉर्मेशन को क्या, एजुकेशन को क्या कहा जाता है? इन सर्विस एजुकेशन कहा जाता है। और इसका कौन सा एक कंपोनेंट होता है, इसका कंपोनेंट कौन सा होता है उसके अंदर, तो इंपॉर्टेंट बात करेंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो बेहतरीन तरीके से इसका एग्जाम्पल आंसर क्या है? इसका आंसर है स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं, किसी भी आपको नौकरी लगती है, वहाँ पर जाकर आपको क्या है, आपको सिखाया जाता है, एक प्रोग्राम चलाया जाता है हॉस्पिटल की तरफ से कि हाँ, स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आपको तमाम प्रकार के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, कोई भी आपको जो हॉस्पिटल की सेटिंग्स होती है, कौन सा वार्ड कहाँ पर है, सारी एजुकेशन दी जाती है, किस प्रकार से आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर आपको ये चीज़ें सिखाई जाती है, उसको कहा जाता है स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एक कंपोनेंट होता है किसका? इन सर्विस एजुकेशन का। तो सही आंसर क्या हो गया इसमें? 20 का राइट आंसर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, ये वाले प्रश्न जो है आपको बताने वाला हूं, इसका आंसर आपको खुद ही करना है। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको खुद करना है। ये आंसर का जवाब मैं नहीं दूंगा आपको, ये आंसर का जवाब आप खुद आपको देंगे, आप खुद देंगे इसका आंसर का जवाब, मुझको कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़ा देता हूं आपके सामने, ये रहा। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ द रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्सेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बताएंगे कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ, एक नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बनी है? नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ, नर्वस टिश्यू किस चीज से मिलकर बनी है? डेट रिसीव द कंडक्ट एंड इम्पल्सेस, जो कि रिसीव करता है, लेता है, और इम्पल्सेस को रिसीव करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। ऐसी नर्वस टिश्यू किस चीज से मिलकर बनी
होती है, वो क्वेश्चन आपको आंसर देना है। बहुत ही बेहतरीन आंसर इसका है, सभी लोगों को आता होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज? कौन सी एक ऐसी गैस होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, ठीक है। कौन सी एक ऐसी गैस होती है जो कि नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज? ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेज आती है और कौन सी गैस नहीं होती है ग्रीन हाउस गैस? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका जो ऑक्सीजन होती है, क्या आपकी जो ऑक्सीजन होती है ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आती है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैसेस में आने वाली गैसेस होती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी क्या होती है? आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, लेकिन ऑक्सीजन कभी भी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which cortical area is responsible for the formation of speech? किसी भी इंसान के, किसी भी व्यक्ति के स्पीच के लिए, कुछ भी चीज़ वो बोलता है उसके लिए एक एरिया, क्या है? एक एरिया होता है जिसको कहा जाता है कॉर्टिकल एरिया। ये एरिया जो है बहुत ही आवश्यक होता है बोलने के लिए, स्पीच के लिए। तो वो कौन सा एरिया होगा? तो वो एरिया होगा आपका कौन? ब्रोकास एरिया। देखिए दोस्तों, ब्रोकास एरिया जो होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर आप क्या बोलने वाले हैं उसको रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? स्पीच के लिए। किसके लिए? स्पीच के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आप किसी इंसान से बोलते हैं, एक एग्जाम्पल दे दूँ, किसी इंसान से बोलते हैं कि तेरी औकात क्या है, एक वर्ड बोलते हैं ना कि तेरी औकात क्या है। तो औकात वर्ड बोल रहे हैं किससे? मुंह से बोल रहे हैं। तो क्या करें, आपकी स्पीच ही निर्धारित करती है कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। तो एक वर्ड आप बोल रहे हैं औकात, और एक बोल रहे हैं ब्रोका। ब्रोका ओका, ब्रोका ओका, ये इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो ब्रोकास एरिया होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आपके स्पीच के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? स्पीच के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। आपके स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग की पॉइंट्स इज रेस्पॉन्सिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग की पॉइंट इज नॉट फिलोसफीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? क्वेश्चन को ध्यान रखना, नॉट का भी याद रखना है आपको। कौन सा एक प्रकार का ऐसा की पॉइंट होता है जो कि नॉट फिलोसफीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है इसकी फिलोसफी में नहीं आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर रिवार्ड्स और चैलेंजेस जो होते हैं, रिवार्ड्स और चैलेंजेस जो होते हैं वो ऐसे की पॉइंट होते हैं, ऐसे की पॉइंट होते हैं जो कि नॉन फिलोसफीज, मतलब कि जब एडमिनिस्ट्रेशन की फिलोसफी बनाई जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन की जो फिलोसफी होती है उसके अंदर रिवार्ड और चैलेंजेस नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आप जब भी किसी चीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए चीज़ आपकी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन रिवार्ड्स और चैलेंजेस नाम का कोई एक प्रकार का फिलोसफी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ प्लान इन द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एंड दोज विथ क्रोनिक पेन? कौन सी एक प्रकार के ऐसे मेथड होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी इफेक्टिव कंट्रोल के, किसको? किसी पेन को कंट्रोल करने के लिए कौन से एक प्रकार के ऐसे मेथड होते हैं जो कि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? किसके लिए किए जाते हैं? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा पर्सन जिनकी सर्जरी हुई है कोई भी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोनिक पेन हो रहा है, क्रोनिक पेन से बचाव, क्रोनिक पेन हो रहा है, उस पेन को कम करने के लिए कौन सा एक प्रकार का इफेक्टिव कंट्रोल पेन का मेथड होगा, वो कौन सा होगा, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होता है ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल जो रूट है इसके थ्रू आप क्या करते हैं? पेन की मेडिकेशन देते हैं, पेन की दवा देते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो दवा जो है डर्मिस स्किन के
तहत क्या है, बॉडी के अंदर जाएगी और इस प्रकार से आपका जो क्रोनिक पेन की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। अगर आपकी पेरिटोनियम कैविटी जो होती है, पेरिटोनियम जो कैविटी होती है आपकी, इसके अंदर इन्फ्लामेशन को बचाव के लिए, सूजन से बचाव के लिए, मतलब कि क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि आपकी पेरिटोनियम कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया तो ऐसी कंडीशन को किस नाम से जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन को जानते हैं पेरिटोनाइटिस। देखिए दोस्तों, पेरिटोनियम कैविटीज जो होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, पहले इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन हो गया तो उसी पेरिटोनियम कैविटी को पेरिटोनाइटिस कहा जाता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन को पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। चलिए, पेरिटोनाइटिस क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। कौन सा एक प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि सिक्रेट किया जाता है किसके द्वारा, पीनियल ग्लैंड के द्वारा। देखिए, पीनियल ग्लैंड के बारे में समझ लीजिए। पीनियल ग्लैंड जो होता है बेसिकली सबसे छोटी ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की। दूसरी चीज़, ये आपकी नींद को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है, नींद को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है, नींद को कंट्रोल क्या करती है, नींद को कंट्रोल करती है, ठीक है, ठीक है, यानी कि स्लीप को कंट्रोल करती है, इंग्लिश में देखा जाए तो स्लीप को कंट्रोल करने का काम होता है पीनियल ग्लैंड का, ठीक है। बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। कौन सा एक ऐसा हार्मोन होता है, ये आपका पीनियल ग्लैंड के द्वारा होगा, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन भी सिक्रेट किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, आपका मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो होता है बेसिकली क्या करता है, आपका स्किन का कलर जो होता है ना, इसको निर्धारित करता है। अब मेलेटोनिन जो हार्मोन है, सॉरी मेलेटोनिन अलग है, मेलेनिन हार्मोन अलग है। मेलेटोनिन मेलेनिन एक ही एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। मेलेटोनिन का सिक्रेशन करती है, मेलेनिन और मेलेटोनिन के अंदर दो डिफरेंसेस है, वो आपको बताएंगे एक बार। फिलहाल पे आप आंसर का याद कर लीजिए बस। पीनियल ग्लैंड भी होती है, इनको कंट्रोल करती है, ठीक है। बाकी बात की जाए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन सिर्फ पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड के द्वारा मेलेटोनिन सिक्रेट होता है। मेलेटोनिन ही क्या करता है आपका, ये चीज़ करता है, ठीक है। एक मेलेनिन भी होता है, कंफ्यूजन मत होइएगा, मेलेनिन भी होता है एक, तो स्किन का कलर होता है वो आपके जो होता है ना, इंटरमिटेंट लोब होता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर होता है वो होता है। तो मेलेनिन और मेलेटोनिन में आपको क्या होना, डिफरेंस पता होना चाहिए। मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है जो पीनियल ग्लैंड को सिक्रेट किया जाता है, नींद को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होता है, ठीक है, हाइपोथेसिस जो होता है इसको फॉर्मुलेट करने की प्रोसेस कैसे होती है। व्हाट इज द फॉर्मल प्रोसेस फॉर टेस्टिंग ए हाइपोथेसिस। देखिए, आपने कोई हाइपोथेसिस एक प्रकार का क्या है, जम्पशन होता है जो आप बना लेते हैं जब भी आप किसी रिसर्च को करने जा रहे हैं ना, तो हाइपोथेसिस बना के चलते हैं कि आने वाली चीज़ ऐसी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है, अजम्पशन करना पड़ता है। तो इसका एक प्रकार से प्रोसेस क्या होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको स्टेट करना होता है, फॉर्मुलेट करना होता है चीज़ों को, उसके बाद में एनालाइज करना होता है और इंटरप्रिटेट करना होता है सभी के सामने। तो ये एक प्रकार से प्रोसेस होती है किसकी, हाइपोथेसिस। जब भी आप ले रहे हैं, कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो पहले स्टेट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे प्लान्स को, एनालाइज करेंगे प्लान्स को और फिर इंटरप्रेट करेंगे सभी के सामने। तो इस प्रकार से हाइपोथेसिस को फॉर्म कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज ए परफेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। मतलब कि एक सुना होगा इड, ईगो और सुपर ईगो, आपने क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा एक तीनों में से एक प्रकार से चीज है जो कि परफेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है, तो वो होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होगा है ना, ये परफेक्शन वाले व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलता है, परफेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है सुपर ईगो। तो सही उत्तर करके आना है आपको सुपर ईगो, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीफ आर firmly maintained even a tough they are not shared by the others is called। दोस्तों, आपने साइकेट्रिक के अंदर एक वर्ड सुना होगा। क्या क्या सुना होगा वर्ड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिल्यूजन, जो कि किस इंसान के अंदर देखने को मिलता है? मेनिया वाले पर्सन के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है। डिल्यूजन मतलब क्या होता है? फॉल्स फिक्स बिलीफ, यानी कि एक झूठा बिलीफ। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मैं सुपरमैन हूं। मैं क्या हूं? सुपरमैन हूं। अब कोई सुपरमैन जैसी चीज होती है क्या इंसान के अंदर? नहीं होती ना। वे क्या कहते हैं? मैं सुपरमैन हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। तो वो क्या है? एक प्रकार का फाल्स, गलत उसके बिलीफ मन के अंदर बैठ गया है, जिससे वो क्या करता है? अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करता है। तो वो क्या है? एक प्रकार से डिल्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिल्यूजन कहलाता है, जिसके अंदर व्यक्ति जो होता है उसके अंदर फॉल्स बिलीफ हो जाता है, और व्यक्ति जो है वो क्या करता है? दूसरों को क्या करता है? ऐसा बोलता है कि मेरे ये प्रधानमंत्री हूँ, मैं सुपरमैन हूँ, जो कि उसके मन के अंदर बैठ गया है, जो कि किसी और के द्वारा शो शेयर नहीं किया गया है, उसके मन के अंदर खुद ही आया है ये चीज़। तो वो कहलाता है आपका डिल्यूजन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द स्कूल हेल्थ कमिटी ऑफ इंडिया, द मिनिमम लैंड एरिया एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। आपके हेल्थ कमेटी के अनुसार, जो इंडिया की हेल्थ कमेटी थी इंडिया के, उसके अनुसार आपका स्कूल अगर आपको खोलना है तो उसके लिए आपको कितने ज़मीन की आवश्यकता होनी पड़ेगी, मतलब कि होनी चाहिए। एजुकेशन कम्युनिटी हेल्थ कमेटी के अनुसार, इंडिया की हेल्थ कमेटी जो है उसके अनुसार एक स्कूल खोलने के लिए कितनी ज़मीन की आवश्यकता आपको होनी चाहिए, यानी कि आपके पास इतनी ज़मीन होनी चाहिए स्कूल खोलने के लिए। तो वो कितनी होनी चाहिए आपकी? 10 एकड़। कितना? 10 एकड़ में आपकी ज़मीन होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके स्कूल्स, प्ले ग्राउंड, ये सब चीज़ें होती हैं। तो 10 एकड़ की आवश्यकता होती है आपको मिनिमम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 एकड़ हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। विच कंडीशन इज कॉस्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। देखिए आप देखो दोस्तों, विटामिन डी जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो होता है इसकी कमी हो जाती है चिल्ड्रन के अंदर, तो आपको देखने को मिलता है रिकेट्स। अगर एडल्ट के अंदर कमी हो जाती है, देखने को मिलता है ओस्टियोमलेशिया। ठीक है। 2 साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर, जेन्युवेरम और जेन्युवेलगम। विटामिन डी किससे मिलता है आपको? सनलाइट से मिलेगा, ट्यूना फिश से मिलेगा, फिश ऑयल से मिलेगा। ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विटामिन डी से कमी से होने वाला रोग बच्चों के अंदर कौन सा होता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। विच इज द लार्जेस्ट सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। सबसे बड़ी सीरियस मेम्ब्रेन कौन सी होती है बॉडी की, वो पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है आपका? पेरिटोनियम। क्या हो जाता है? पेरिटोनियम जो होती है एक प्रकार की सबसे बड़ी लार्जेस्ट चौड़ी सीरियस मेम्ब्रेन होती है किसकी? बॉडी की। चलिए बात करते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पैनक्रियोडेक्टोमी। दोस्तों एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है पैनक्रियास, इसी के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। पैनक्रियोडेक्टोमी क्या होता है दोस्तों? पैनक्रियास का हेड वाला पार्ट, पैनक्रियास का हेड वाला पार्ट, साथ में इंटेस्टाइन, कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका डुडेनम वाला पार्ट। ठीक है। और
आपका स्टोमक का कुछ पार्ट होता है, ठीक है, इससे कुछ पार्ट होता है, इसको थोड़ा थोड़ा काट के आप जोड़ देते हैं आपस में। तो बेसिकली पेनक्रियाटोमी क्या होता है, आपका पेनक्रियास को किससे जोड़ा जाए, पेनक्रियास से कुछ पार्ट और ड्यूडेनम का कुछ पार्ट काट के निकाल दिया जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है दूसरा, तो इसको कहा जाता है आपका क्या, क्या कहा जाता है, विपल्स प्रोसीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विपल्स प्रोसीजर कहा जाता है। बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेनक्रिया ड्यूडेनोटॉमी, पेनक्रिया का कुछ पार्ट और ड्यूडेनम का कुछ पार्ट जो है उसको काट किया जाता है, फिर जोड़ दिया जाता है, उसको कहा जाता है पेनक्रिया ड्यूडेनोटॉमी, ठीक है, विपल्स प्रोसीजर कहा जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि विपल्स प्रोसीजर होता क्या है। मैंने आपको बताया कि स्टोमक का छोड़ दीजिए, तो विपल्स प्रोसीजर जो होती है एक प्रकार की ऐसी प्रोसीजर होती है जिसके अंदर क्या होता है, आपके हेड पार्ट ऑफ द पेनक्रियास होता है, इसको काटा जाता है, साथ में फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है, इसको काटा जाता है, और गाल ब्लैडर के साथ में जोड़, और गाल ब्लैडर जो होते हैं, बाइल डक्ट जो होती है, इसको क्या कहा जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और मतलब गाल ब्लैडर, बाइल डक्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट और पेनक्रियास का कुछ हेड पार्ट, इसको काट दिया जाता है, और रिमेनिंग पार्ट जो होता है इसको सीधा जोड़ दिया जाता है, किससे, आपके स्टोमक से जोड़ दिया जाता है सर्जरी करके, उसको कहा जाता है आपका पेनक्रियाटोमी, ठीक है, विपल्स प्रोसीजर कहा जाता है, ठीक है, सॉरी कहा जाता है आपका विपल्स प्रोसीजर कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, व्हाट इज द क्लासिकल साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो होता है, इसका क्लासिकल साइन क्या है, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सभी को पता होना चाहिए, जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है तब आपको खर्राटे देखने को मिलते हैं, यानी कि आपकी नेजल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आता है ना, नेजल के सांस लेते हैं आप, तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो वहाँ पर क्या है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो आप जब भी सांस लेंगे तो आपको खर्राटों की आवाज़ दिखाई देगी। कैसे देखिए, खर्राटों की आवाज़ दिखाई देगी, स्नोरिंग मतलब क्या होता है, खर्राटे, ठीक है, तो वो हो गया इसका आंसर। चलिए बात करते हैं, विच फेस इज मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन रिजल्टिंग टू इंक्रीज द पॉपुलेशन बैक्टीरिया, ठीक है, कौन सी एक ऐसी फेज होती है जिसके अंदर मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन होता है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर बैक्टीरिया का, विच रिड्यूस जनरेशन टाइम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फेज होती है जिसके अंदर कोई भी पॉपुलेशन के अंदर बैक्टीरिया बहुत ही तेजी से ग्रो करता है विथ रिड्यूस जनरेशन टाइम, एक छोटे से समय में बहुत ज़्यादा गति से कोई बैक्टीरिया किसी पॉपुलेशन के अंदर फैल रहा है, तो इस फेज का नाम क्या होता है, तो इस फेज का नाम होता है आपका लॉग फेज। क्या होता है, लॉग फेज। लॉग फेज एक प्रकार की ऐसी फेज होती है जिसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर फैलता है एक छोटे से समय में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, कि सर बोरेहाउस सिंड्रोम क्या होता है। तो दोस्तों बोरेहाउस सिंड्रोम क्या होता है, जो इसोफेगस होता है ये आपके स्टोमक से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, स्टोमक से जुड़ा हुआ रहता है। अब क्या होते हैं, आपको लंबे समय तक क्या होता है, आपके जो स्टोमक के कुछ कंटेंट्स है, यहाँ पे पाइलोरिक स्टोनिसिस हो रहा है, स्टोनिसिस हो रहा है, तो खाना आगे जा नहीं पा रहा, खाना आगे जा नहीं पा रहा। अब फूड कंटेंट्स जो है आपके इसोफेगस से आपके मुंह की तरफ निकल के आ रहे हैं बार बार, तो बार 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 आपके क्या है, ये स्पिंचर जो है इसोफेगस के, इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोकी कंटेंट का प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, इसोफेगस के ऊपर। अब इसोफेगस के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर पड़ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इसोफेगस होता है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आपका इसोफेगस रप्चर हो जाएगा क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है स्टोमक के कंटेंट्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पर, तो उसको कहा जाता है बोरेहाउस सिंड्रोम। क्या कहा जाता है, बोरेहाउस सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, विच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट इज मोंगोमेरी ग्लैंड सिचुएटेड। कौन से ब्रेस्ट के अंदर हाँ मोंटेगोमेरी ग्लैंड से होती है, जो मोंटेगोमेरी ट्यूबिकल्स आप देखते हैं ना, देखिए मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल का नाम सुना होगा आपने,
मोंटेगो ट्यूबल का नाम सुना होगा, ये आपका ब्रेस्ट का निप्पल हो गया, ठीक है, ये आपका ब्रेस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका ब्रेस्ट हो गया, ये आपका निप्पल हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक छोटे 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 प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये डायलेट हो जाती है वेसल्स। अब डायलेट हो जाएगी वेसल्स तो यहाँ पर क्या है, ये सब जो होते हैं ना ब्लू ब्लू कलर के, यही क्या कहलाते हैं आपके, मोंटेगोमेरी ग्लैंड्स क्या होती है, डायलेट हो जाती है। इन्हीं ग्लैंड को पूछा जा रहा है कि कौन सी एक पार्ट होती है ब्रेस्ट की जहाँ पर मोंटेगोमेरी ग्लैंड जो होती है सिचुएटेड होती है, मौजूद होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सर बेस ऑफ द निप्पल, निप्पल का जो बेस होता है यहाँ पे आसपास क्या पाई जाती है, मोंटेगोमेरी ग्लैंड्स मौजूद होती है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या हो जाती है, डिलीवरी टाइम पर क्या हो जाती है, लैक्टेशन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इनकी डायलेट हो जाती है ये वेसल्स, उसको कहा जाता है मोंटेगोमेरी ग्लैंड्स। तो दोस्तों ये था आज की क्लास, आशा करता हूँ आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर जो मान लीजिए उनसे छूट जाती है, वैसे तो छूटती नहीं है लेकिन छूट भी जाती है, तो वहाँ पर आपको सीधे तौर पर देखने को मिल जाते हैं, सारे पीडीएफ सारे रिजल्ट वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और हर पल पल की अपडेट आपको वहाँ पर मिलती है, और वीडियो हमने डाल दिया है उसका लिंक भी आपको मिल जाता है। आप क्या करिएगा, जैसा कि मैंने आपको क्लास के पहले बताया था, हमारे आरआरबी ओल्ड पेपर और नर्सिंग के बुकलेट जो है वहाँ पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। 99% ऑफ चल रहा है अभी, ठीक है, दिवाली का टाइम आ रहा है, 99% ऑफ चल रहा है, 250 रुपये में मात्र आपको पूरा कंटेंट आरबी का मिल जाएगा। कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप नंबर जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ पर जाकर आकर आप ले लीजिए उसको, ठीक है, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।